हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट डीसी के बाद, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट पढ़ने के बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी पढ़ते हैं। ठीक है, एसी का सिंबल कुछ इस तरह से है। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं एसी, है ना। ये गलत है, ये भी गलत है ना। ये सब गलत मेथड है लिखने का। ए डॉट सी भी गलत है। एसी अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ेंगे, जो डीसी के जस्ट अपोजिट है। डीसी करंट जैसा नहीं है। इससे पहले हम लोग डीसी करंट पढ़ चुके थे। डीसी करंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? ऐसा करंट जिसका ना मैग्नीट्यूड चेंज करे ना डायरेक्शन चेंज करे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है। जैसे हम ड्राई सेल की बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है। जैसे कि हम ड्राई सेल की बात करते हैं, तो ड्राई सेल मान लो नया नया होता है, या कोई बैटरी होती है नया नया होती है, तो उसमें जितना करंट देने की क्षमता होती है वो लास्ट टाइम में कम हो जाती है। तो जब देती है तो कांस्टेंट करंट देती है। कांस्टेंट में क्या होता है? एक ज्यादा ज्यादा वैल्यू वाला देता है, लेकिन जब बैटरी खत्म होने वाली रहती है, बहुत डेड हो जाती है, तो बहुत कम करंट दे सकती है, बहुत कम करंट दे सकती है, बहुत कम। ठीक है, लेकिन वो भी कांस्टेंट होती है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना गया है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब वो जो यूज में आता है वही ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और जो चार्ज बैटरी है उसका। ठीक है, फुल्ली चार्ज। चलिए, डीसी के बारे में हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक करंट उसका चैप्टर हमने पढ़ा था। काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने आपको बताया थे, सॉल्व भी किया था। बहुत सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताया था डीसी करंट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी करंट का और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि डीसी करंट में क्या होता है। डीसी करंट जो होती है ना, डीसी करंट के अक्रॉस अगर हम रेसिस्टर डाल दिया तो रेसिस्टर के अक्रॉस कांस्टेंट करंट मूव करते रहती है, कांस्टेंट करंट मूव करते रहती है। लेकिन उसी डीसी सोर्स के अगेंस्ट में, उसी डीसी सोर्स के सामने अगर हमने इंडक्टर डाल दिया तो कुछ देर, अगर ट्रांजिएंट इफेक्ट को आप नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ट्रांजिएंट इफेक्ट मतलब कुछ नेग्लिजिबल टाइम के इफेक्ट को आप कंसीडर नहीं करते हो, जो चेंजेबल चीजें हैं, जो शुरू में क्या होता है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट जो करंट होती है, जो बैटरी सप्लाई करते हैं डायरेक्ट करंट को, वो शुरू में करंट को धीरे धीरे बढ़ती है। तो ट्रांजिएंट इफेक्ट मतलब क्या होता है? थोड़ी देर वाला जो इफेक्ट होता है ना, अगर आपने उसे कंसीडर नहीं किया, अगर आपने उसे कंसीडर नहीं किया तो डीसी सोर्स, तब वो डीसी सोर्स जो होगी वो क्या करेगा? वो डीसी सोर्स के अगेंस्ट अगर हमने इंडक्टर डाल दिया तो कांस्टेंट करंट फ्लो करने की वजह से अब वो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है उसी को समझिए। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर देना। पहला चीज, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस उस अप्लायंस के अक्रॉस जीरो कर देना। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो रहा है, ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जा रहा है, वो एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, या कुछ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि अगर आपने डीसी सोर्स के अगेंस्ट में इंडक्टर रखा और उसे चार्ज किया तो वो क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब कनेक्टिंग वायर। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट बैटरी का या किसी का भी करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने जीरो कर दिया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो करेगी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें इसलिए फ्लो करती है क्योंकि उसके अंदर अपोजिशन रहती ही नहीं है। जो हमने शॉर्ट सर्किट किया मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दिया, अपोजिशन को भी जीरो कर दिया, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन दैट सर्किट। ठीक है, चलिए, तो मैंने डीसी करंट के बारे में बताया था कि डीसी करंट अगर हमने इंडक्टर के पास लगाया तो शॉर्ट सर्किट तरह काम करेगा, एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा व्हेन करंट इज कांस्टेंट। अगर मैं डीसी सोर्स के अगेंस्ट या डीसी सोर्स के सामने अगर मैंने कैपेसिटर को डाल दिया तो कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या होगा? बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। और कैपेसिटर अगर बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, अगर कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है तो फिर क्या होगा? कैपेसिटर का एक एंड से दूसरे एंड में कोई कनेक्टिंग वायर तो है नहीं कि करंट मूव करता रहेगा, तो वो बन जाता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब ऑफ सिचुएशन, करंट पास ही नहीं होता है। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, बहुत कम समय लेते हैं कैपेसिटर, डीसी सोर्स जो होता है बहुत कम समय लेता है कैपेसिटर को चार्ज करने में। बहुत कम समय में अगर चार्ज कर दिया तब तो फिर जो बैटरी की ईएमएफ है और कैपेसिटर की जो ईएमएफ है दोनों सेम हो जाएगी। अगर सेम ईएमएफ है तब तो फिर कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकता, फिर तो वो क्या बन जाता है? ओपन सर्किट। वो डीसी में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो इस चीज को समझ लीजिए, बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है,
तो जो भी हम लोग सर्किट पढ़ते थे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वो डीसी में यूज करते थे। इंडक्टर का क्या करते थे, जो इंडक्टर है उसको हम लोग कभी कभी डीसी में कनेक्शन लगाते थे। ठीक है, तो अब हम लोग इस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में अब अल्टरनेटिंग करंट का यूज करेंगे हम लोग। अल्टरनेटिंग करंट एक नया टाइप का इलेक्ट्रिक करंट है जिसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, ये अल्टरनेट कर रहा है। अल्टरनेट मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या, जैसे आपको क्लास होता होगा ना, तो हम लोग का भी क्लास होता है उस टाइम में, जो हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग का भी क्लास होता था, अल्टरनेट क्लासेस चलते थे। अल्टरनेट क्लासेस का मतलब होता है MWF। अगर MWF की बात करते हैं तो MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन हम लोग पढ़ते थे। TTS हम लोग का ऑफ रहता था। TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऑफ रहता था। अल्टरनेट मतलब एक दिन तो हमने पढ़ा, दूसरे दिन हमने नहीं पढ़ा, कोचिंग नहीं गए। पढ़ा तो पढ़ते तो डेली थे और डेली पढ़ना भी चाहिए, लेकिन कोचिंग नहीं जाते थे, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट रूटीन। ठीक है, अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट मतलब मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे को नहीं पढ़ा, ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को पढ़ा, फिर थर्सडे को नहीं पढ़ा, थर्सडे को फिर फ्राइडे को पढ़ा, सैटरडे को नहीं पढ़ा और संडे को ऑफ रहता था। इसको बोलते थे अल्टरनेट स्टडी। ठीक है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, अल्टरनेट इसलिए रखा जाता था क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो क्रैश कोर्स वाले हैं उनको डेली पढ़ना चाहिए, डेली क्लास में आना चाहिए। क्रैश कोर्स की अलग कहानी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एसी जो है वो क्या है, डीसी करंट के जस्ट अपोजिट में है। बहुत सारे डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा एसी और डीसी में। ठीक है, एसी में क्या डिफरेंसेस है, डीसी में क्या डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज जो है, टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज, इससे पहले हमने डीसी पढ़ा था जो टाइम पे डिपेंड नहीं होता था। पहले बात को क्लियर कर समझो, जो डीसी करंट हमने समझा था, जाना था, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता था। लेकिन एसी करंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एसी डिपेंड्स ऑन द टाइम। एसी तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए कि जो करंट है वोल्टेज है, टाइम वेरिंग है। जो टाइम वेरिंग करंट है उसे हम डीसी नहीं कह सकते। एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है कि अगर ये टाइम वेरिंग करंट हो या वोल्टेज हो तो उसे हम एसी तो नहीं कहेंगे, सॉरी उसको हम डीसी तो नहीं कहेंगे, डीसी तो नहीं कहेंगे। क्या होता है वो देखिए, जो टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज है उसमें भी दो वेराइटी है, उसमें भी दो टाइप है। ठीक है, जो टाइम वेरिंग करंट है, वोल्टेज है, उसमें भी दो वेराइटी है। पहला पीरियोडिक और एक दूसरा नॉन पीरियोडिक। ठीक है, पहला क्या है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। दो टाइप, दो वेराइटी, दो वेराइटी है। टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज के दो वेराइटी, पहला पीरियोडिक, दूसरा नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है आप सब जानते होंगे। पीरियोडिक मतलब ऐसा चीज जो एक डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता हो, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक जैसे एक दिन के बाद आप स्कूल जाते हैं, पीरियोडिक वर्क हो गया। 365 दिन के बाद एक साल होता है। ठीक है, 24 घंटे के बाद दिन रात बदलती है, 12 घंटे के बाद दिन से रात में बदलता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पीरियोडिक कहलाता है, पीरियोडिक। ठीक है, तो पीरियोडिक का मतलब समझ रहे होंगे। अगर क्लास में मान लीजिए बहुत सारे क्लासेस होंगे स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में, तो क्या होता है, आधे घंटे के बाद दूसरा पीरियड लग गया या 1 घंटे के बाद दूसरा पीरियड लग गया। ठीक है, सबसे कम समय कितने में आपको फिर से वो रिपीट किया जाता है, उसको हम ऐसे चीजों को पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। अच्छा, नॉन पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, जो डिफिनिट पीरियड के बाद जिसमें कोई डिफिनिट पीरियड रहता ही नहीं, जिसमें कोई डिफिनिट टाइम इंटरवल रहता ही नहीं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी 6 घंटा, ये नॉन पीरियोडिक है। तो आपका पढ़ाई कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए कि नॉन पीरियोडिक होना चाहिए? पीरियोडिक आपका पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ते थे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी, स्लो धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है, कंटिन्यूअस पढ़िए, रेस जीतिएगा। लेकिन नॉन पीरियोडिक मतलब एक दिन 4 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 5 मिनट पढ़ लिए, एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, एक दिन बिल्कुल जीरो पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी करें या आईआईटी का तैयारी करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं, पीरियोडिक होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई हमारा कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर पीरियोडिक करंट एंड वोल्टेज, नॉन पीरियोडिक की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉन पीरियोडिक।
अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई? पीरियोडिक करंट की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, पीरियोडिक करंट और पीरियोडिक वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि अगर कोई करंट टाइम वेरिंग हो, यहां देखिए टाइम वेरिंग करंट वोल्टेज होना चाहिए प्लस पीरियोडिक भी होना चाहिए, तो ही उसे हम अल्टरनेटिंग कहेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कहेंगे। अल्टरनेटिंग यहां पर क्या कहेंगे? करंट या नहीं तो वोल्टेज, जो भी है। समझिए बात को, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेट वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम क्या किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? जो टाइम वेरिंग हो प्लस पीरियोडिक भी हो, टाइम वेरिंग भी हो और पीरियोडिक भी हो। ठीक है, उसमें भी कंडीशन आ गया, उसमें भी कंडीशन। क्या कंडीशन है भाई? देखो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होनी चाहिए। और एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या ग्राफ या सबस्टेंस, जो कुछ भी है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, पहला चीज समझिए क्या क्या है। टाइम वेरिंग करंट वोल्टेज पीरियोडिक होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होनी चाहिए और अल्टरनेट हाफ साइकिल्स होने चाहिए। अल्टरनेट हाफ साइकिल्स, अल्टरनेट हाफ साइकिल, हाफ साइकिल देखिए, अल्टरनेट हाफ साइकिल्स, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो अल्टरनेट हाफ साइकिल्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट इन डायरेक्शन। अल्टरनेट हाफ साइकिल का मतलब क्या होता है? हाफ तो है, ये अल्टरनेट करंट आप रख लो, या नहीं तो इसे हम वोल्टेज मान लेते हैं। ये जो अल्टरनेट करंट और वोल्टेज है, इसमें आप देख सकते हो कि इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। पहला चीज आप देखिए, इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड कहेंगे इसको। मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज जो कुछ भी है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। टाइम वेरिंग है, बिल्कुल टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। पहले निगेटिव डायरेक्शन में था, फिर होते होते जीरो पे आया, टाइम के साथ फिर है ना, फिर बढ़ा, फिर घटा। समय के साथ क्या हो रहा है? ये बदल रहा है। टाइम वेरिंग समय के साथ बदल रहा है। करंट या वोल्टेज जो कुछ भी है, समय के साथ बदल रहा है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। और अल्टरनेट हाफ साइकिल्स हैं, एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट आ रहा है, दूसरे हाफ साइकिल में निगेटिव डायरेक्शन में करंट आ रहा है। एक डायरेक्शन में, एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में निगेटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो अल्टरनेट हाफ साइकिल्स हैं, वो क्या होते हैं? हाफ साइकिल में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट है और अनदर हाफ साइकिल में क्या हो रहा है? निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट हो रही है। तो निगेटिव इलेक्ट्रिक करंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग अल्टरनेट करंट कहेंगे। इसमें से अगर कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे टाइम वेरिंग, ये भी कंडीशन होना चाहिए, ये भी कंडीशन होना चाहिए, ये भी कंडीशन होना चाहिए, ये भी कंडीशन, 1 2 3 4 कंडीशन होने चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन नहीं है, 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो वो अल्टरनेट करंट नहीं है, वो अल्टरनेट करंट उसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, पहले अल्टरनेट करंट को समझिए। टाइम वेरिंग, पीरियोडिक, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, अल्टरनेट हाफ साइकिल एंड अल्टरनेट हाफ साइकिल्स, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव, तो ही अल्टरनेट करंट कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज इसमें यह है, अल्टरनेट हाफ साइकिल मतलब होता है डायरेक्शन चेंजेज। ये का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन चेंजेज, इसका डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल वे में अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन भी लिख सकते हो, ए करंट व्हिच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इससे भी ज्यादा मॉडिफाइड डिफिनेशन क्या है? ए करंट in which its amplitude is constant but it must be periodic and it must be क्या? It must be periodic and it should change its direction is called alternating current. ठीक है, a current which is in which its amplitude is constant, और voltage का भी आप कर सकते हो, alternate voltage in which its amplitude is constant, it must which is periodic as well as it must change its direction in course of time.
इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। डीसी करंट के बारे में डिफिनेशन मैंने लिखा दिया था कि करंट which does not change its direction as well as magnitude is called direct current। ठीक है, और एक करंट which is independent from time is called direct current। ठीक है, तो ये जो हमने ग्राफ बताया आपको एसी का, ये हमने एक इक्वेशन से बताया, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई नॉट क्या है भाई, ये क्या है, तो इस करंट की एम्पलीट्यूड है। वैसे ही अगर मैं पोटेंशियल का बात करूं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात करूं तो ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इस तरह के अगर इक्वेशन आ रहे हैं तो वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाते हैं। फाई क्या है भाई, ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, फाई फेज डिफरेंस, एंगल है, सिंपली एंगल है। तो फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस मतलब उसका इनिशियल लोकेशन पता करने में यूज होता है, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फेज मतलब इनिशियल पोजीशन। जैसे फाई इज इक्वल टू जीरो, अगर हमने फाई इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो हमारा करंट का इक्वेशन क्या कितना आ रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ बना सकते हो आराम से। कैसा ग्राफ होगा भाई, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, साइन ग्राफ। साइनोसॉइडली ये वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडली मैंने ठीक से नहीं बनाया यहाँ पर, है ना, लेकिन ये इसका इस तरह से साइनोसॉइडल होगा। मतलब इसमें पीरियड भी कांस्टेंट होने चाहिए, तो यहाँ करंट रखो या नहीं तो वोल्टेज रखो। साइन के ग्राफ है ये, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो आई इज इक्वल टू जीरो, आई नॉट यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रही है। ये पीरियोडिक मोशन है जिसका पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। तो यहाँ पीरियड कितना, टाइम पीरियड कितना आ रहा है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। करंट का लिखा उसी तरह से हम लोग, अगर फाई इज इक्वल टू जीरो लिखा तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये बात तो पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, अगर हमने इतना पता चल गया, करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो हम फाई से ही बहुत सारा चीज चेंज कर सकते हैं। अगर आपने फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा तो क्या होगा, तो उस कहानी में जो करंट आएगी वो कितना आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई टू तो जीरो हो गया ना, तो कॉस कितना होगा, कॉस ओमेगा टी। यहां पे हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना, लिख सकते हैं इसको कॉस ओमेगा टी, या नहीं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, सिंपल वे में अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से, है ना। इसको पीरियोडिक होना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट भी होनी चाहिए, है ना, टाइम वेरिंग भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी इसका कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेट करंट का कुछ पार्ट मैंने बता दिया। ठीक है, इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। एसी जनरेटर है, जेनसेट है, डायनेमो है, वो एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको डिफरेंस ही बताऊंगा एसी करंट एंड डीसी करंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा, इससे पहले हमने अल्टरनेटिव करंट के बारे में एक एक कंडीशन को समझा था, जाना था। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अल्टरनेटिव करंट का डिफिनेशन को जानने में। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को पहचानने में कहीं कोई गलती अब नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कुछ गलती करेंगे तो उस गलती को हटाने के लिए फिर से हम कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ मैंने बताया था, ये ग्राफ हमने जो लिखा है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये सब के सब, ठीक है, ये सब के सब मान लो कि पीरियोडिक है। क्या मान लेते हैं, पीरियोडिक है। इसे भी आप पीरियोडिक मान लो, इसे भी पीरियोडिक मान लो। ठीक है, तो सबको पहले आप ये मान लो कि ये सब पीरियोडिक है। पहले आप इन सब चीजों को पीरियोडिक मान लो। ठीक है, ये जो मोशन आप देख रही है, जो ग्राफ दिख रहा है ना, डैम्प्ड ऑसिलेटरी, ये मान लो पीरियोडिक है। ठीक है, ये मान लो पीरियोडिक है, ये मान लो पीरियोडिक है, तीनों पीरियोडिक है। तो क्या हम इसे
अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ये ऑसिलेटरी डैम्प्ड ऑसिलेटरी है। इस तरह से डैम्प्ड ऑसिलेटरी में करंट जो है, करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू पहले बहुत बढ़ गई पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर निगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह से हो रही है। तो बताइए कि क्या कहानी होगी, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट कह सकते हैं इसको? पहले आप ये बताओ कि क्या हम इसे अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, और नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? जबकि ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है। यहां से यहां जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम यहां से यहां लग रहा है, यहां से यहां उतना ही टाइम लग रहा है। यहां से यहां करंट को आने में, वोल्टेज को आने में, या यहां से यहां तक करंट और वोल्टेज को आने में, या यहां से यहां तक करंट को आने में सेम टाइम लग रहा है। इसके बावजूद क्या इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे या नहीं कहेंगे, वो जरा सोच के बताइए। फिर यहां चलिए, यहां देखिए करंट या वोल्टेज पहले यहां थी, पहले इनिशियल पॉइंट यहां पर थी, है ना। तो यहां पर होते होते फिर ये क्या कर और बढ़ रहा, फिर उसके बाद घटते 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 यहाँ पे आ रहा है। ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है। फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये घट रहा है, फिर ये बढ़ रहा है। लेकिन ये घट बढ़ जो रहा है ना, ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। पॉजिटिव साइन हमने यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन एक ही डायरेक्शन में है। निगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, निगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। ये पॉजिटिव है ना, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव डायरेक्शन में कुछ भी मूवमेंट हो ही नहीं है, कुछ भी करंट है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये बताओ, क्या पहले इसकी बात करते हैं, क्या ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा? अगर ये पीरियोडिक है तो इसे अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे? ठीक है, तो आपको डिफिनीशन याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में अगर आपको डिफिनीशन याद नहीं है तो पिछले वीडियो में आप जाओ और डिफिनीशन इसका पढ़ो कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका डिफिनीशन मैंने क्या बताया था। पीरियोडिक तो होना ही चाहिए, मस्ट कंडीशन है, पीरियोडिक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होनी चाहिए। यहां देखिए एम्पलीट्यूड करंट और वोल्टेज का इतना, यहां देखिए इतना, यहां देखिए फिर इतना, यहां देखिए फिर इतना। ये क्या हो रहा है? ये जो आप ग्राफ देख रहे हो क्या दिख रहा है आपको? एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है यहां पे? एम्पलीट्यूड, यहां पे आप देखो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की हम बात करें, ये आई नोट हो या वी नोट हो, ये क्या कर रहा है? ये घट रहा है या बढ़ रहा है? ये एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम करंट अपोजिट डायरेक्शन, मैक्सिमम करंट इन नेगेटिव डायरेक्शन, मैक्सिमम करंट इन नेक्स्ट पॉजिटिव, मैक्सिमम करंट इन नेक्स्ट अपोजिट इन डायरेक्शन। बताइए कि क्या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यहाँ ट्यूड का स्पेलिंग गलत हो गया है ना, TUDE होगा। अब ये बताइए कि क्या इसमें एम्पलीट्यूड करंट का या वोल्टेज का घट रहा है या बढ़ रहा है? बताइए क्या हो रहा है? घट रहा है भाई। इतना लेंथ, फिर इतना लेंथ, फिर इतना और कम लेंथ, और इतना कम लेंथ। मतलब क्या हो रहा है कि इसकी एम्पलीट्यूड घट रही है। एम्पलीट्यूड घट रही है मतलब ये AC करंट नहीं है, ये AC करंट नहीं है। अगर ये AC करंट होता तो इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती। ठीक है, इसकी क्या होती? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होती। लेकिन इसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होने की वजह से, एम्पलीट्यूड वेरिएबल होने की वजह से ये AC करंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है एम्पलीट्यूड कम होता, एम्पलीट्यूड कम होता, धीरे धीरे बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता, तो भी ये AC करंट नहीं कहलाता। ठीक है, बात को समझिए, तो भी AC करंट नहीं कहलाता। और समझिए बात को, और इतना मैं तो मैंने आपको बता दिया, इतना मैंने बता दिया। अगर मान लो, ये दिख तो नहीं रहा लेकिन मान लो अगर ये नॉन पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक हो और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, तो क्या वो AC करंट कहलाएगा? ये बोलिए। मान लीजिए जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया या दूसरा कुछ ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपके सामने में, और वो जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया आपके सामने में, उस ग्राफ में अगर वो करंट या वोल्टेज नॉन पीरियोडिक हो और एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट हो, तो क्या वो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना ही चाहिए। ठीक है, एक और सिचुएशन मैं आपसे बहस करना चाह रहा हूं, एक और सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें करंट और वोल्टेज नॉन पीरियोडिक भी है और जिसमें एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं है, तो क्या वो अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा? उस सिचुएशन में भी आप उसको अल्टरनेटिव करंट नहीं कहेंगे। बात को याद रखिएगा। ओके, चलिए, इतना सारा चीज तो हमने बहस कर लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटरी।
डैम्प्ड ऑसिलेटर जैसे झूला झूलता है ना कोई, मैं इसको झुलाता हूं तो ये अपने आप रुक जाएगा, कुछ समय के बाद रुक जाएगा, एयर रेसिस्टेंस की वजह से रुक जाएगा। लेकिन अगर एयर रेसिस्टेंस ना हो, डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं हो, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए वो मूव करता रहेगा। और ये अगर मूव करवा दिया, अगर रुक गया, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन हो गया है। तो इस तरह से जो हमने बताया आपको, ये यही कहानी। कोई रबर का बॉल हो तो रबर का बॉल को छोड़ो, आप कोई आयरन का बॉल लो, नीचे फेंको, क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, ऑसिलेटरी नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, फिर है ना, ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। डैम्प्ड ऑसिलेटरी मतलब ये इसका ऑसिलेशन ही खत्म हो जा रहा है, इसका ऑसिलेशन ज्यादा टाइम के लिए है ही नहीं। क्यों भाई? तो एम्पलीट्यूड खत्म हो रहा है, धीरे धीरे इसकी एनर्जी खत्म हो रही है। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एनर्जी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आगे चलते हैं इसके ऊपर देखिए, एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड जो कुछ भी है इसको समझिए। यहां देखिए, या इंटेंसिटी जो कुछ भी है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्या है, इंटेंसिटी है ना। इंटेंसिटी ज्यादा चीज हो गया तो एनर्जी में बढ़ोतरी हो रही है ना। यहां देखिए कि ये सब पीरियोडिक हमने कंसिडर किया था पहले, पीरियोडिक ये भी था, ये भी था, ये भी था। जितना ग्राफ हमने ड्रॉ किया था सब पीरियोडिक था। ठीक है, ग्राफ ही हमने ड्रॉ किया था इस तरह से, ये भी पीरियोडिक है। लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी मोशन आपको दिख रहा है? ये बिल्कुल ऑसिलेटरी है, दिख रहा है, बिल्कुल है। देखिए ऑसिलेटरी है, बिल्कुल ऑसिलेटरी है, पीरियोडिक भी है, पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। इसका एम्पलीट्यूड भी हमने क्या कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट रखा है। इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या ये अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज कहलाएगा? इसमें मैंने इसको पीरियोडिक बना दिया, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रख दिया, ऑसिलेटरी भी है, तो क्या ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये, बोलिए, ये क्या है, क्या कहलाएगा ये? अगर ये ऑसिलेटरी है और ये पीरियोडिक है और इसकी एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, कांस्टेंट है, तो क्या ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा? नहीं। इसके बावजूद हम इसको अल्टरनेटिंग करंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है, यहां डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रहा है। करंट एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फिर घटा, फिर जो है, फिर घटते 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 बहुत कम आ गया, फिर बढ़ा, फिर घटा। एक ही डायरेक्शन में करंट क्या हो रही है, मूव कर रही है। इसे में हम अल्टरनेटिंग करंट नहीं कहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। इसके बावजूद इसमें क्या हो रहा है, इसके बावजूद इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और डायरेक्शन नहीं चेंज होने की वजह से उसको अल्टरनेटिंग करंट नहीं कहेंगे। तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। ठीक है, अब इसे बताइए, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है या नहीं? ये देखिए, पीरियोडिक भी है, ठीक है, पीरियोडिक भी है, और क्या है, ये पीरियोडिक भी है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, ऑसिलेटरी टाइप का भी दिख रहा है। तो क्या इसे हम एसी करंट कहेंगे? इज इट ए एसी और नॉट? क्या ये एसी करंट है या नहीं, बताइए, ये एसी करंट है या नहीं, बताइए, ये एसी करंट है या नहीं? ये एसी करंट नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें भी डायरेक्शन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। इसमें भी डायरेक्शन कांस्टेंट, इसमें भी क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट। इसमें भी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। याद रखिएगा इस चीज को, इसमें भी डायरेक्शन वही का वही है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। इतनी बात समझ में आई? तो अल्टरनेटिंग करंट उसको हम नहीं कह सकते, इसको भी अल्टरनेटिंग करंट नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर सुपरपोजिशन ऑफ वेरियस साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, बहुत सारे अल्टरनेटिंग करंट हैं, साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट हो या फिर बहुत सारे अल्टरनेटिंग करंट हो या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, उन सबको अगर ऐड करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो क्या होगा बताइए? बहुत सारे साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को अगर हमने ऐड किया, सम किया, सुपर इम्पोज किया, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा अल्टरनेटिंग करंट का, वोल्टेज का, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, स्क्वायर टाइप का आएगा, स्क्वायर टाइप का। एक डायरेक्शन में कुछ करंट देखिए,
एक डायरेक्शन में कांस्टेंट करंट है, फिर डायरेक्शन इसकी चेंज हो जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उतने ही टाइम के लिए करंट क्या है अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी, फिर क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में करंट उतना ही टाइम के लिए कांस्टेंट करंट दे रही है, लाइक दैट। इस तरह करंट जो है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर टाइप करंट कहलाएगा। बहुत सारे साइनसॉइडल अल्टरनेटरी करंट और वोल्टेज को अगर हम सम करते हैं, सुपर इंपोज करते हैं, तो ये कहानी सुपर इंपोज करते हैं तो इस तरह से कहानी बन रही है। देख लीजिए इस चीज को, स्क्वायर टाइप मैंने बताया आपको कि करंट या वोल्टेज कुछ समय के लिए कांस्टेंट, फिर दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, फिर कांस्टेंट डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट करंट मूव कर रहा है, यहां से यहां तक डीसी करंट, यहां से यहां फिर क्या, फिर डीसी अपोजिट डायरेक्शन, डीसी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो टाइम के साथ नहीं चेंज करा, डायरेक्शन सेम हो, तो इस तरह से हम इसको भी डीसी नहीं कहेंगे, ठीक है। साइनोसॉइडल है लेकिन इसको साइनोसॉइडल नहीं है, इसीलिए हम इसको एसी नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह से स्क्वायर टाइप का आ जाएगा, ठीक है। साइनोसॉइडल होना चाहिए, साइनोसॉइडल कॉस टाइप का ग्राफ हो, उसको हम लोग कहेंगे एसी करंट। यहां देखिए सुपर इंपोज किया, ट्रायंगुलर टाइप का भी फाइंड किया जा सकता है। तो ट्रायंगुलर टाइप कुछ अपोजिट डायरेक्शन, देखिए करंट बढ़ रहा है या वोल्टेज बढ़ रही है, फिर घट रही है, घटते घटते अपोजिट डायरेक्शन गया, फिर बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से भी हम ट्रायंगल टाइप का भी फाइंड कर चुके हैं, आता है सुपर इंपोज करने के बाद, ठीक है। सुपर इंपोज करने के बाद करंट कुछ इस तरह से आती है, और जब आती है तो हमें समझ में बहुत सारा चीज आ जाती है, ठीक है। चलिए इतना सारा चीज मैंने आपको बता दिया, फिर आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें समझना है, वो हमें जानना है, ओके। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में क्या क्या डिफरेंसेस है उसको हमें समझना है। उसको हमने डिफरेंशिएट किया है टेबल के फॉर्म में, ठीक है। टेबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट किया है, तो समझिए क्या क्या होता है डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस, एसी जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है उसका डिफिनेशन मैंने आपको पहले लिखा दिया है, डिफिनेशन की यहाँ जरूरत है नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ डिफिनेशन नहीं लिखाया, ठीक है। जो इसका भी डिफिनेशन नहीं लिखाया, डीसी का भी नहीं लिखाया, एसी का भी नहीं लिखाया। तो समझिए कि एसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 रोटेशंस पर सेकेंड, ठीक है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, इन 1 सेकेंड कितना रिपीट कर रहा है, एक बार में कितना रिपीट कर रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में कितने बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। जो भी हमारे घरों में सप्लाई होती है एसी करंट या जो भी एसी करंट सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज घर सप्लाई होती है। अमेरिका में यही 60 हर्ट्ज की होती है। अमेरिका में इसकी सप्लाई कितनी हो जाती है, 60 हर्ट्ज, और 60 हर्ट्ज के हिसाब से 120 पाई रेडियन पर सेकेंड वहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का कुछ ना कुछ नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी आती है। इंडिया में कितना मैंने बताया, 50 हर्ट्ज, ठीक है। लेकिन डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। एसी करंट का फ्रीक्वेंसी हमने नॉन जीरो बताया क्योंकि ये घूमते रहता है ना, घूमने की वजह से सॉरी इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता रहता है, डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है, तो इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो क्यों है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट करंट सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है, इसीलिए इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इसकी वजह से इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 0 हर्ट्ज है। सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जब मूव करे उसको हम डीसी करंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या एसी को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारे जगहों पे जहां पे डीसी की सप्लाई की जरूरत है वहां काम नहीं चल पाएगा। जहां डीसी मोटर है, डीसी मोटर लगे हुए हैं, जो कुछ भी लगा हुआ है, जहां डीसी का सप्लाई जरूरत है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट यहाँ जो है लगा हुआ है, देख रहे हैं, जहां पर डीसी की जरूरत है और एसी हमारे पास अवेलेबल है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है, जो हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में।
तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रेक्टिफायर। इट कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ये एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। फिर हम डीसी का जो जितने सारे अप्लायंसेस हैं डीसी पे काम कर रहे होते हैं वो लेकर के यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। फिर क्या डीसी से हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सके? उसे हम बोलते हैं इन्वर्टर। उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर के अंदर एक बैटरी होती है। ठीक है, हमारे घरों में इन्वर्टर लगा होता है, मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्वर्टर लगे होते हैं, आपके घरों में भी इन्वर्टर लगा होगा। आजकल हर एक घरों में इन्वर्टर लगा रहता है, चाहे ल्यूमिनस का हो या फिर बहुत सारे हैं, एक्साइड का और भी बहुत सारे हैं, है ना, ल्यूमिनस का है और भी बहुत सारे हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाला क्या है, इन्वर्टर। इन्वर्टर करता क्या है, जो स्टोर्ड एनर्जी है बैटरी में, जो इन्वर्टर में एक बैटरी होती है जो डीसी में डीसी रहता है वो, है ना, बैटरी में एनर्जी क्या स्टोर होती है, डीसी रहती है, उसे एसी में कन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टर का काम है। इन्वर्टर का क्या काम है, जो डीसी जो बैटरी होती है ना उसको क्या करेगा, वो डीसी में जो एनर्जी स्टोर हो गई है उसे वो एसी में कन्वर्ट कर देगा। तो जितने सारे होम अप्लायंसेस हैं जो एसी पे काम करते हैं उनको क्या कर देगा, ये इन्वर्टर एसी में तब्दील कर देगा। फिर वो एसी पर जितने सारे एसी मोटर्स पे काम करने वाले मोटर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कुछ भी अप्लायंसेस हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर्स। इन्वर्टर कैन कन्वर्ट डीसी इनटू एसी। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इन्वर्टर को पढ़ाऊंगा तो फिर रात हो जाएगी, रेक्टिफायर को बताऊंगा तो फिर एक रात हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक्स है ना। सिंपल वे में डिफरेंसेस कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, ड्यू टू लार्ज इनर्शिया आयोन्स कैन नॉट फॉलो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ठीक है, मतलब ये है कि डीसी के बारे में आपने जो पढ़ा था या नहीं पढ़ा है तो जान लो कि डीसी करंट केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। डीसी करंट केमिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एसी करंट केमिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एसी करंट अगर नहीं प्रोड्यूस कर सकता है तो कौन प्रोड्यूस करेगा, डीसी करेगा। डीसी केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, वो क्या क्या है, तो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। क्या है भाई, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। जब करंट पास होती है तो केमिकल इफेक्ट्स, चार्जेज क्या होते हैं, कहीं पे स्टोर होते हैं, है ना, आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है आप जानते ही हो, एक मेटल को दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। कितना चार्ज, कितना मतलब मटेरियल जो है, कितना मास स्टोर हुआ है, कितना मास उसके ऊपर में जमा हो गया है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मान लो कि कोई सिंपल सब्सटेंस है, उसके ऊपर हम गोल्ड प्लेटिंग करना है, गोल्ड के कलर जैसा कुछ प्लेटिंग मार देना है। ठीक है, तो गोल्ड प्लेटिंग कहलाता है। समझ में आ रही है, कलर अलग लेयर डाल देते हैं उसके ऊपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी भी मेटल का या किसी भी सब्सटेंस का लेयर आप डाल सकते हो, और अक्सर हाँ किसका डाला जाता है, तो मेटल का डाला जाता है। ठीक है, कॉपर के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कर सकते हो। जैसे आप सिक्का देखते हो, सिक्का किसका है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, जो सिक्का हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में चलती है सिक्का। ठीक है, तो उन सिक्कों वो जो सिक्के होते हैं वो क्या होते हैं, आयरन के होते हैं। मान लो आयरन के ऊपर अगर कॉपर का लेयर चढ़ाना होगा तो हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डीसी करंट ही सक्सेस करता है, एसी करंट के बस की चीज नहीं है। क्यों नहीं है वो समझिए। तो डीसी करंट क्या करता है कि यहाँ पे चार्जेस को, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में चार्जेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, चार्जेस को डिपोजिट करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस को डिपोजिट करते हैं तो ठीक है, कौन करता है, तो वो डीसी करंट करती है। लेकिन एसी करंट नहीं करता। एसी करंट इस तरह के काम नहीं करते, क्योंकि जो जितने बड़े बड़े आयंस होते हैं, आयंस मतलब जिनकी लार्ज इनर्शिया होती है, लार्ज इनर्शिया मतलब उनकी लार्ज मास होती है, वो क्या करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं वो एसी के फ्रीक्वेंसी को फॉलो नहीं करते। उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, तो वो एसी की फ्रीक्वेंसी को फॉलो नहीं करते। कभी कम हुआ, ज्यादा हुआ, उस फ्रीक्वेंसी को नहीं फॉलो करते। इसकी वजह से ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सेटिस्फाई नहीं करते। समझ में आ रही बात, ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। चलिए फोर्थ डिफरेंस हम पढ़ते हैं। फोर्थ डिफरेंस, एसी को डीसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसी करंट को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं।
ठीक है। एसी करंट को हम स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है वो हम डिटेल में बताएंगे आपको। मतलब अब इतना समझ लीजिएगा, ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाए या ना हो, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकते हैं, ईएमएफ को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सब काम ट्रांसफार्मर से हो सकता है। इट कैन बी स्टेप अप और डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन डीसी करंट इस तरह का काम नहीं करता, क्योंकि मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। डिटेल में बताऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। डीसी करंट क्या करता है ना, ये स्टेप अप करेगा ना स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, ये ना स्टेप अप करेगा ना स्टेप डाउन करेगा। जो इसका करंट है कांस्टेंट करंट है, ना इसकी करंट बढ़ने वाली है, ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो क्या होगा, ना इसकी ईएमएफ घटेगी ना बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से डीसी करंट जो है वो क्या करती है, ना स्टेप अप होती है ना स्टेप डाउन होती है। ना इसको हम स्टेप अप कर सकते हैं ना इसको हम स्टेप डाउन कर सकते हैं। ये डिफरेंसेस है। ठीक है, आगे चलिए। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, क्या इसको हम एमीटर से मेजरमेंट कर सकते हैं? अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है तो उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करना हो तो क्या हम उसको एमीटर से मेजरमेंट करेंगे? क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो क्या हम सिंपल वोल्टमीटर का यूज करेंगे जो डीसी में यूज करते थे? बताइए, क्या हम यूज कर सकते हैं? ये हमारा आंसर क्या सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। ये जो इसमें अगर हम चलते हैं एसी करंट में, तो एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में अगर आपको करंट मेजरमेंट करना है तो हॉट वायर एमीटर का यूज करते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हॉट वायर वोल्टमीटर का यूज करते हैं। हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो एसी में ही यूज होता है। ठीक है, तो एसी में जो यूज होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में, तो आई स्क्वायर आरएमएस का यूज होता है। जो करंट पास होती है ना, जो करंट पास होती है इसमें, वो जो सॉरी ये हॉट वायर एमीटर जो है, जो करंट मेजरमेंट करती है, वो किस पे मेजरमेंट करती है? तो वो करती है आई स्क्वायर आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर करंट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और फिर हम लोग इसके रूट अंडर को हम लोग पढ़ते हैं। तो लेकिन ग्रेजुएटेड कुछ इस तरह से होता है कि सीधा इसका आरएमएस वैल्यू हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो हमने बताया आपको कि डीसी करंट को तो हम एमीटर से मेजरमेंट करते थे, तो ये एमीटर की मेजरमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होती थी? उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो हम करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आरएमएस। तो इसकी रूट अंडर निकालते हैं, जो ग्रेजुएटेड रहती है कुछ इस तरह से व्यवस्था होती है, इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करके हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने वोल्टमीटर और वोल्टमीटर एमीटर का यूज करते हैं, उसमें भी करते हैं, लेकिन अलग टाइप का होता है, उसे हम हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके सिलेबस में है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वोल्टमीटर का भी समझ सकते हो। वोल्टमीटर भी करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें भी आप समझ सकते हो। वोल्टमीटर को भी हम यूज करते हैं डायरेक्ट करंट डीसी में और पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने में। ठीक है, वोल्टमीटर और एमीटर सिंपल वे में ये डीसी करंट को मेजरमेंट करने के लिए होता है, ना कि एसी को। ठीक है, चलिए कौन कौन सोर्सेस हैं वो बताइए। कौन कौन सोर्सेस हैं? एसी जनरेटर जो बहुत सारे मैरिज हॉल में, मैरिज सेरेमनी में यूज होते हैं, पावर फेलियर होते हैं वहां पे एसी जनसेट यूज होते हैं। ठीक है, और पावर स्टेशन पे जो टरबाइन होते हैं ना, वो भी एग्जांपल्स हैं। पावर स्टेशन पे टरबाइन जो होते हैं, पावर स्टेशन में न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन, इसके बाद थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन, इन सब सारे जगहों का हाइड्रो बोले सर, विंड पावर स्टेशन पे भी ये टरबाइन को रोटेट किया जाता है। कभी विंड के स्पीड से विंड आ रहा है तो विंड रोटेट करवाएगा, टरबाइन को रोटेट करवाने से एसी करंट प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे भी यही काम होता है, एसी करंट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद जितने सारे पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर स्टेशन पे भी क्या होता है, कोयला गर्म करके स्टीम इंजन से कोयला गर्म करके क्या करते हैं, वहां पर हम लोग कोयला गर्म करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट से क्या होता है, पानी गर्म होती है, फिर टरबाइन पे आती है। तो बहुत सारे जगहों पे एसी जनरेटर का यूज होता है पावर स्टेशन पे, है ना। टरबाइंस का यूज, रोटेटिंग टरबाइंस का यूज होता है, इसमें रोटर्स लगे रहते हैं
रोटर्स रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होती है और हमारे घरों में आराम से सप्लाई होती है। ठीक है, एसी करंट के बारे में आपको और कुछ डिफरेंसेस बताना चाहूंगा, मैं अभी बता देता हूं। एसी करंट एक्चुअली चीप होती है, एसी करंट इज चीपर देन द डीसी करंट। इस डिफरेंस को भी आप लिख लोगे, मैंने 6 डिफरेंसेस लिख बता दिए हैं, 7th डिफरेंस आप नोट कर लो कॉपी में कि 7th डिफरेंस इज द एसी करंट आर चीपर देन द डीसी करंट। एसी करंट आर चीपर देन डीसी करंट, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एसी करंट डीसी से क्या होता है, सस्ता होता है, क्योंकि बैटरी कॉस्टलीयर होते हैं, ठीक है, और कम समय के लिए काम करते हैं, और ये एसी करंट लंबे समय के लिए काम करते हैं। ठीक है, डेंजरस की बात करते हैं, डेंजरस कौन ज्यादा है, एसी करंट डेंजरस है या डीसी करंट डेंजरस है? ज्यादा डेंजरस मेरे नजर में एसी करंट है, आप सबके नजर में एसी करंट ज्यादा डेंजरस है। इसका पीक करंट बहुत ज्यादा है, इसका जो एक कांस्टेंट करंट है इससे कहीं ज्यादा इसकी पीक करंट और पीक ईएमएफ है, ये काफी खतरनाक करंट होता है। एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। ठीक है, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। ज्यादा डेंजरस कौन सा है, एसी है। अच्छा, एसी को दूर तक ले जाने में कम एनर्जी का खपत होता है, कम एनर्जी खपत होता है, लेकिन वही डीसी को हम ज्यादा दूर तक ले जाएंगे तो खर्चा ज्यादा पड़ जाएगा, ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल बताया। तो डीसी के सोर्सेस क्या क्या है, बैटरी है, थर्मोकपल्स हैं, सोलर सेल्स हैं, बहुत सारे चीजें हैं। बैटरी में बहुत सारे हैं, लीड एमएक्स ड्राई सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं इसमें। रिचार्जेबल सेल होते हैं, नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, थर्मोकपल्स होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स डीसी सोर्सेस का मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट करंट देते हैं। इतना चीज तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, अब इतना सारा चीज जानने के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर कहीं पर फुल्ली चार्ज या कुछ चार्ज कैपेसिटर अगर बैटरी की तरह काम करे या करवाते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर क्या वो कैपेसिटर क्या डीसी का काम करेगा या एसी का काम करेगा? बताइए, आप इस चीज को जरा सोचो कि कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज है, ठीक है, फुल्ली चार्ज है, अगर हमने किसी रेसिस्टर के अक्रॉस अगर हमने उसको कनेक्शन लगा दिया, ठीक है, तो क्या वो कैसे काम करेगा? क्या उसके अंदर में कांस्टेंट करंट होगी या नहीं होगी? इंडक्टर अगर हम रेसिस्टर के अक्रॉस कनेक्शन लगा दिया तो क्या उसमें करंट जो होगी वो क्या होगी? अल्टरनेटिंग करंट होगा या डीसी करंट होगा या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा? बताइए। डीसी तो होने से कांस्टेंट करंट तो फ्लो करेगी नहीं। ठीक है, अगर कैपेसिटर अगर लगा दिया आपने, ठीक है, तो कैपेसिटर लगाने के बाद क्या होगा? क्या कांस्टेंट करंट देगा? नहीं देगा। फिर अगर आप कैपेसिटर या इंडक्टर को किसी दूसरे सोर्स, तो कैपेसिटर जो है सोर्स ऑफ ईएमएफ है, मानता हूं मैं, इंडक्टर भी है सोर्स ऑफ ईएमएफ, लेकिन क्या ये अगर ये सप्लाई करेगा डीसी करंट होगा या एसी करंट होगा? मैं तो कहता हूं इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ना डीसी होगा ना एसी होगा। ठीक है, क्योंकि डीसी का कहानी है, डीसी की कंडीशन है कि कांस्टेंट करंट होनी चाहिए, लेकिन कैपेसिटर जो कांस्टेंट करंट नहीं देगा। चार्जिंग का कैपेसिटर पढ़ लो, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पढ़ लो, कांस्टेंट करंट नहीं देता, तो डीसी उसे कह नहीं सकते, अल्टरनेटिंग कह नहीं सकते, क्योंकि वो साइन की तरह से नहीं जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करता करंट, उसे हम एसी करंट भी नहीं कह सकते। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ सिंपल एसी सर्किट को स्टडी करेंगे। कुछ सिंपल एसी सर्किट को स्टडी करते हैं। तो सिंपल एसी सर्किट का मतलब क्या होता है? सिंपल एसी सर्किट का मतलब ये है कि वहां पे आपने अल्टरनेटिंग सोर्स लगा के रखा हुआ है, मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी है, एसी ईएमएफ, एसी है ना, एसी जो है अल्टरनेटिव करंट तो है, तो सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है वो अल्टरनेटिंग है, और उसके साथ हमने सिर्फ रेसिस्टर लगा दिया, तो प्योरली रेसिस्टिव सिंपल सर्किट्स कहलाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे? सिंपल सर्किट। एसी विथ ओनली रेसिस्टर, एसी विथ ओनली रेसिस्टर। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे एसी विथ ओनली कैपेसिटर, एंड थर्ड पढ़ेंगे एसी विथ ओनली इंडक्टर। ये तीन टाइप के सिंपल हम लोग एसी सर्किट को स्टडी करेंगे, तीन। ठीक है, ये सिंपल एसी सर्किट कहलाते हैं।
उसके अलावा कुछ मोर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं तो ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर हो, रेसिस्टर हो विथ एसी, विथ ये सब के सब क्या है, विथ एसी आएंगे, विथ एसी के साथ सीआर सर्किट, एलआर सर्किट, ठीक है, और एलसीआर सर्किट। तो सीआर का मतलब समझ गए होंगे, कैपेसिटर रेसिस्टर, एलआर मतलब इंडक्टर रेसिस्टर, और एलसीआर का मतलब क्या, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेसिस्टर। इस तरह के सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन, ठीक है, ये एलसी ऑसिलेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर रहेगा और कैपेसिटर रहेगा, तो इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए एसी करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे जगहों पे काम आता है और बहुत सारे जगहों पे आपको इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। तो पिक करंट की बात करते हैं। पिक करंट क्या होता है या पिक वोल्टेज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट का, वोल्टेज का, उसी को हम लोग पिक वैल्यू बोलते हैं। किसी भी चीज का पिक वैल्यू जो होता है एपेक्स, इसको बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। बहुत सारे कोट होते हैं, जैसे गांव घरों में क्या होता है, कचहरी होते हैं, छोटा मोटा कचहरी होता है। फिर अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो मजिस्ट्रेट वाला जिला न्यायालय है, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय है, और वहां भी नहीं है तो भगवान का न्यायालय है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, उसको हम पिक वैल्यू कहते हैं। पिक वैल्यू मतलब किसका, करंट का पिक वैल्यू या वोल्टेज का पिक वैल्यू है ना, वो कहलाता है सबसे ऊपर की वैल्यू। एम्पलीट्यूड, तो उसी को हम लोग दूसरे शब्द में करंट एम्पलीट्यूड भी कहेंगे। मैक्सिमम वैल्यू को ही, मैक्सिमम वैल्यू को ही हम करंट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और मैक्सिमम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन हमने लिखा है। देखिए ये इंस्टेंटेनियस करंट हमने लिखा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे आई नॉट, ठीक है, आई नॉट क्या है, पिक करंट है। आई नॉट यहाँ पे क्या है, आई नॉट यहाँ पर पिक करंट, याद रखिएगा इस चीज को, मैक्सिमम करंट है ना, पिक करंट। वी नॉट, ये वी नॉट क्या है, तो ये भी क्या है, पिक वैल्यू है, ठीक है। इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। कारण क्या है कि ये जो पार्ट है ना, साइन वाला पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू +-1 होता है, साइन वाले पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू +-1 होता है। यहाँ तो सेक भी नहीं लगा हुआ, टेन भी नहीं लगा हुआ, कॉसेक भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ दो ही फंक्शन से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, साइन और कॉस को। तो लेकिन साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसीलिए इसमें क्या होगा, पिक वैल्यू करंट का क्या होगा, आई नॉट हो जाएगा, और वोल्टेज का कितना होगा, वी नॉट हो जाएगा। यही पिक वैल्यू को हम लोग पिक करंट या पिक वोल्टेज भी कहते हैं, या नहीं तो करंट एम्पलीट्यूड या वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस में भी आप लोग पढ़ते होंगे एसएचएम में कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, लाइक दैट आप समझ सकते हो। जो हमने ग्राफ ड्रॉ करेंगे करंट का, ठीक है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन, सबसे कम पोजीशन नहीं, सबसे कम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मतलब 0 से मैक्सिमम पोजीशन कितनी हो रही है, उसी को हम लोग पिक वैल्यू बोलते हैं, पिक करंट बोलेंगे, पिक वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंपल एसी सर्किट्स, ठीक है। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल एसी सर्किट पढ़ेंगे, एसी विद रेसिस्टर, एसी विद कैपेसिटर, एसी विद इंडक्टर, है ना, यही पढ़ेंगे। सीआर सर्किट क्या होता है, एसी के साथ, एसी करंट के साथ। एलआर सर्किट क्या होता है, एसी के साथ। एलसीआर सर्किट एसी के साथ, है ना, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। काफी इजी है समझना, आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के साथ, और भी जो नए नए वीडियो आएंगे उस साथ बने रहिए, ठीक है, और आपको फायदा ही होगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा, पढ़ने से आपका नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। काफी चीजें हैं, मैं आपको एक एक चीजें डिटेल में बताऊंगा, ओके।